नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 तक किया था। अब हम लोग छठवां प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है? कैलाश की आय का 85% खर्च होता था, उनकी आय 36% बढ़ी तो उनका खर्च पहले के खर्च से 40% बढ़ गया। अब उसकी बचत का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, कैलाश की पहले जितनी भी आय होती थी, जितनी भी इनकम होती थी, उसका 85% खर्च करता था, लेकिन जब उसकी इनकम जो उसकी आय जो है 36% बढ़ गई तो उसका खर्च भी पहले से 40% बढ़ गया। तो उसकी बचत का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि कैलाश की जो पहले की आय थी वो कितनी थी, वो उसको यक्स मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कैलाश की आय ₹100 है, ₹100 है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा? ₹100 का 85%। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए उसका खर्च कितना आ जाएगा? ₹100 का 85%। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यक्स गुणे यहाँ पे हो जाएगा 85 बटे में 100। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखोगे यक्स में 85 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 85 यक्स बटे में 100। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.85 लिख सकते हैं। 0.85 यक्स रुपया इसका टोटल खर्च हो गया। ये पहले का खर्च था, ठीक है। अब क्या बोला गया है? उनकी आय 36% बढ़ी है। तो यहाँ पे लिखेंगे आय में वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि, आय में कितना वृद्धि हो रहा है? 36%। यहाँ पे लिखेंगे 36%। तो कुल आय कितनी हो जाएगी? कुल आय हो जाएगी, देखोगे ₹100 उसका पहले का आय था ना। देखोगे यहाँ पे ₹100 पहले का आय था, उसमें 36% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ₹100 का 36% बढ़ेगा। ₹100 का 36% बढ़ जाएगा। यहाँ पे ₹100 है और ₹100 का 36% ये बढ़ा है। यहाँ पे इसको हम लोग हल करते हैं तो यक्स धन ये हो जाएगा यक्स का 36%। इस तरीके से बन जाएगा ये। अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं। यक्स धन, देखोगे यक्स में 36 का गुणा हुआ तो ये कितना आ जाएगा? 36 यक्स बटे में 100। अब ये इस तरीके से बन गया। यहाँ पे देखोगे 100 में यक्स का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 100 यक्स धन 36 यक्स बटे में 100। इस तरीके से बनता है ना हमारा। देखोगे ये बटे में 100 इधर है तो इसका इसमें गुणा करेंगे, धन 36 यक्स हो जाएगा बटे में 100, तो ये हो जाएगा 136 यक्स बटे में 100। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल आय। देखोगे 136 में अगर 100 का भाग देते तो कितना आएगा? 1.36 यक्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 136 यक्स में 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.36 यक्स रुपया ये हो जाएगा कुल आय। अब क्या बोला गया है? उनके खर्च में पहले से 40% बढ़ गया, मतलब खर्च में भी वृद्धि हुई। यहाँ पे लिखेंगे खर्च में हुई वृद्धि। तो खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है? 40% हो रहा है, हो जाएगा 40%। तो खर्च में अगर वृद्धि 40% हुआ है तो कुल खर्च निकालोगे तो यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च। तो देखोगे पुराना वाला खर्च कितना था? 0.85 यक्स। इसमें क्या हो रहा है? 40% की वृद्धि हो रही है। किसका 40%? ये जो खर्च था इसका 40% ना। यहाँ पे हो जाएगा 0.85 यक्स का 40%। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। 0.85 यक्स ये दिया गया है धन 0.85 यक्स का 40 बटे में 100, इस तरीके से हो जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखोगे ये 0 से ये 0 कट गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.85 धन। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं। 0.85 में 4 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, हासिल 2, ये हो जाएगा 4 8 32, 2 34, हासिल 3, 4 0 0 और यहाँ पे आ गया 3। ये कितना हो जाएगा 3.40। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 10 से भाग देना है, तो यहाँ पे अगर 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.34 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 0.34x। ध्यान से देखना 0.85 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3.40। अगर इसमें हम लोग 10 से भाग देते हैं, यहाँ पे 10 बचा हुआ है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.34x हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं। 0.34x में 0.85 को जोड़ना है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 8 3 11, तो ये हो जाएगा 1.19। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा 1.19x रुपया। ये क्या हो रहा है खर्च हो रहा है। यहाँ पे देखोगे हमारे पास कुल आय है 1.36x और कुल खर्च है 1.19x। तो हम लोगों को क्या बोला गया है बचत का प्रतिशत निकालो। तो बचत का प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बचत चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बचत बराबर कुल आय माइनस कुल खर्च। इसी तरीके से आता है। तो कुल आय कितना है 1.36x माइनस कुल खर्च कितना है 1.19x। अब इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे जब भी इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.17x रुपया। ये क्या आ गया बचत आ गया। ये तो बचत आ गया, लेकिन हमको क्या बोला गया है बचत का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बचत का प्रतिशत बराबर बचत बटे में आय गुणे 100। ये होता है फॉर्मूला। तो बचत हमारे पास क्या है 0.17x बटे में आय कितना है 1.36x गुणे में 100। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो देखोगे ध्यान से ये x से ये x कट गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दशमलव के बाद में 2 अंक यहाँ पे भी है, दशमलव के बाद में 2 अंक यहाँ पे भी है। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास 17/136 गुणे 100। तो देखोगे ये 17 के पाड़े कटता है क्या 17 एक कम 17, 17 8 136। तो ये कितना बचेगा देखोगे यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 गुणे 100 हो जाएगा। तो 1 गुणे 100 बराबर 100 बटे में 8। अब यहाँ पे भाग देना है इसको। तो ये हो जाएगा 100 भागे यहाँ पे 8, 8 एक कम 8, यहाँ पे माइनस किया 2 आया, ये 0 हो गया। 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 आ गया। यहाँ पे आया 4, दशमलव लगाया 0 उतारा, 8 पंचे 40, यहाँ पे 40 लिख करके ये कट जाएगा। तो कहने का क्या मतलब इसको कट करने के बाद में आएगा 12.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 12.5 प्रतिशत। तो हमको क्या पूछा गया उसकी बचत का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे क्या नाम दिया गया कैलाश 12.5 प्रतिशत बचत करता है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोला गया कैलाश की आय का 85% खर्च होता था, उसकी आय में 36% बढ़ गई। मतलब जितनी भी उसकी पुरानी आय रहेगी उसमें 36% बढ़ेगा और जितना पुराना खर्चा था उसमें 40% खर्च बढ़ जाएगा। तो माना कैलाश की आय x है तो उसका खर्च पहले कितना था 0.85x हो गया। अब आय में वृद्धि पहले निकालते 36% वृद्धि दिया है। तो जितना भी पुराना आय रहेगा मतलब x रुपया रहेगा उसमें 36% और बढ़ जाएगा। तो x रुपया लिखेंगे और x रुपये का 36% लिखेंगे। तो यहाँ पे हल कर देते हैं x धन, यहाँ पे x का 36% हो जाएगा। तो देखोगे 36 में x का गुणा हुआ तो 36x बटे 100 और ये x वैसे रहेगा। 100 में x का गुणा हुआ 100x और 36x मिला करके हो गया 136x बटे में 100। अब ये हो जाएगा, इसको भाग देंगे 136 में 100 का तो 1.36x आ जाएगा। अब खर्च में वृद्धि कितना है 40% है। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 0.85x पहले था
उसमें 0.85 x का 40%, यहाँ पे इसका निकाल लेंगे 40%, तो ये दोनों का टोटल कर देंगे 1.19 x आ जाएगा। अब बचत का फॉर्मूला हमको पता है कि कुल आय में से कुल खर्च को माइनस करना पड़ता है। 1.36 x में से 1.19 x को माइनस किया तो यह जाएगा 0.17 x रुपया। यहाँ पे बचत का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बचत बटे आय गुणे 100। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, सुरेश, रमेश, प्रीति इन तीनों की वार्षिक आय 8,07,000 रुपए है। वे तीनों अपनी आय का क्रमशः 75%, 80%, 90% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 16:17:12 हो तो प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखोगे वार्षिक आय का टोटल दिया गया है, वो भी किसका टोटल दिया गया, तीनों की वार्षिक आय का टोटल दे दिया गया है। किसका कितना है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है, यहाँ पे उसकी आय का ये वाला हिस्सा खर्च करता है, ये इनकम है, ये खर्च करता है, और ये बचत है। बचत को अनुपात में दे दिया, यहाँ पे खर्च को प्रतिशत में दे दिया, और इसका टोटल दे दिया। तो कहने का क्या मतलब है, तीनों अलग अलग तरीके से दिया गया है और उसको हमको लेके आना है कि प्रत्येक व्यक्ति का वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। मतलब हर एक इंसान का वार्षिक बचत कितनी होगी, आय नहीं पूछा गया, वार्षिक बचत कितना होगा। तो हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। माना रमेश की वार्षिक आय, इसको हम लोग A रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तथा सुरेश है ना, सुरेश की वार्षिक आय, इसको B रुपया मान लेते हैं, हमको दिया नहीं गया है। उसके बाद में और कौन है, प्रीति है, तथा प्रीति की वार्षिक आय, ये हम लोग इसको C रुपया मान लेते हैं। तो हम लोगों को देखोगे पहले कंडीशन में क्या बोला गया, रमेश, सुरेश और प्रीति इन तीनों की वार्षिक आय 8,07,000 रुपए है। मतलब ये तीनों का टोटल। तो यहाँ पे रमेश की आय कितनी है, A है, सुरेश की कितनी है, B है, और प्रीति की कितनी है, C है। ये टोटल कितना हो जाएगा, 8,07,000 रुपया। ये हमारा एक प्रकार से समीकरण बन गया, इसको ही हम लोगों को ध्यान में रख करके करना है। अब क्या बोलता है, वे तीनों की आय का क्रमशः 75% खर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जब ये खर्च करते हैं और यहाँ पे इनकम दिया गया है और यहाँ पे बचत दिया गया, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, सबका पहले बचत निकालते हैं। तो देखोगे अगर बचत निकालना रहेगा तो बचत का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। तो सबसे पहले रमेश का बचत, तो रमेश का बचत क्या हो जाएगा, आय में से खर्च को माइनस कर दोगे तो बचत निकल जाएगा। तो रमेश की आय कितनी है, देखोगे रमेश की आय को हमने A रुपया माना है, ये है A रुपया, माइनस खर्च कितना कर रहा है रमेश 75% खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A रुपए का 75% ऐसे ही बनेगा ना। तो यहाँ पे इसको करते हैं, देखोगे A माइनस A का 75/100, 75% हो गया। देखोगे A रुपया वैसे कैसे लिखा, और A रुपए का 75%, A गुणे 75/100। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 3/4 ना, 3/4 होगा ना। देखोगे 25 × 75, 25 × 100। यहाँ पे इसको हल करते हैं तो A माइनस A में 3 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 3A/4। अब वैसे कर देते हैं, 4 में A का गुणा हुआ तो 4A, 4A माइनस 3A, 4A माइनस 3A/4 इस तरीके से बन जाएगा। तो 4A में से 3A गया तो कितना हो जाएगा, A/4। तो कहने का क्या मतलब है, रमेश की बचत आ गई A/4 रुपया। इसको कर दो समीकरण नंबर 1, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसी तरीके से पहले सुरेश का निकालते हैं और प्रीति का निकालते हैं। तो पहले सुरेश की बचत निकालते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे सुरेश की बचत। तो सुरेश की बचत कितनी हो जाएगी, ये भी आ जाएगा आय माइनस खर्च, इस तरीके से बनेगा ये। तो आय कितनी है सुरेश की आय है बी, माइनस खर्च कितना है सुरेश का 80%, यहाँ पे लिखेंगे बी रुपए का 80%, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे बनेगा बी माइनस बी गुणे 80 बटे में 100। अब यहाँ पे ये कटेगा क्या, तो देखोगे 20 चौक 80, यहाँ पे 20 पंचे 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस बी में 4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4b बटे में 5, ये इस तरीके से आ जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका करते हैं 5 में b का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 5b माइनस 4b पूरा बटे में 5, तो ये 5b माइनस 4b कितना हो जाएगा b बटे में 5, मतलब ये आ गया सुरेश की बचत b बटे 5 रुपया। अब किसका निकालते हैं प्रीति का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीति की बचत। तो प्रीति की बचत का भी फॉर्मूला वही आएगा आय माइनस खर्च, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो प्रीति की आय कितनी है, ये है सी, माइनस खर्च कितना है 90%, यहाँ पे लिखेंगे सी रुपए का 90%, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस सी गुणे 90 बटे में 100, तो यहाँ पे देखोगे ये 1 0 से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा सी माइनस सी में 9 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 9c बटे में 10, इस तरीके से है। यहाँ पे गुणा करोगे 10 में c का गुणा किया तो 10c माइनस 9c, यहाँ पे लिखेंगे 10c माइनस 9c बटे में, यह आ गया 10। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, 10c में से 9c गया तो कितना हो जाएगा, ये आएगा c बटे में 10, ये आ गया समीकरण नंबर 4। देखोगे हमारे पास क्या आ गया, रमेश की बचत आ गई, सुरेश की बचत आ गई और प्रीति की बचत आ गई। और हमको यहाँ पे क्या बोला गया, उनकी बचत का अनुपात 16:17:12 है। यहाँ पे लिखेंगे उनकी बचत का अनुपात कितना दिया गया है 16:17:12 है। तो यहाँ पे एक एक का करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा रमेश की बचत, रमेश की बचत, ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, देखोगे अनुपात में दिया गया है। और सुरेश की बचत कितना हो जाएगा 17x, और यहाँ पे प्रीति है, प्रीति की बचत हो जाएगी 12x रुपया ना, इसी तरीके से हो जाएगा ना, अनुपात में दिया है तो रमेश की बचत 16x, सुरेश की बचत 17x और प्रीति की बचत 12x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी को हल कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे रमेश की बचत कितना आया है 16x, ये तो हमको दिया गया है। यहाँ पे देखोगे रमेश की बचत हमने कितना निकाला है a/4, यहाँ पे लिखेंगे a/4 बराबर ये हो जाएगा 16x। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो बटे में 4 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 4 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 16x गुणे 4, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 16 चौक 64x, a का मान कितना आ गया 64x। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे सुरेश की बचत दिया गया 17x और यहाँ पे सुरेश की बचत है b/5, इसको हम लोग अगले पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सुरेश की बचत कितना है 17x, तो सुरेश की बचत हमने कितना निकाला था b/5, तो ये हो जाएगा 17x, यहाँ पे हो जाएगा b बराबर है, देखो कि बटे में 5 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 5 हो जाएगा 17x गुणे 5, तो ये हो जाएगा b बराबर 17×5=85x, ये आ गया b का मान। अब क्या दिया गया, प्रीति की बचत 12x है और यहाँ पे प्रीति की बचत हमने क्या निकाला c/10, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रीति की
बचत 12x है। हमने कितना निकाला है, c/10 बराबर 12x। तो ये हो जाएगा c बराबर बटे में 10 से इससे हट जाएगा, देखा जाएगा 12x गुणे में 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c बराबर 12 दाम में 120 x हो जाएगा। ये इस तरीके से आ गया। अब हमारे पास a का मान आ गया 64x, b का मान आ गया 85x और c का मान आ गया 120x। तो यही मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, a धन b धन c बराबर 8,07,000। तो यहाँ पे लिखते हैं a धन b धन c बराबर कितना दिया गया है, 8,07,000 रुपया। यहाँ पे a का मान कितना आया है 64x, b का मान आया है 85x और c का मान आया है 120x बराबर 8,07,000 रुपया। कुछ इस तरीके से दिया गया। अब इसको जोड़ देते हैं, देखोगे यहाँ पे 4 5 9, ये हो जाएगा 9। उसके बाद में 8 6 14, 14 और 12, 14 12 26x, मतलब ये हो जाएगा 269x बराबर 8,07,000 रुपया। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर, देखोगे 269 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 269 से भाग हो जाएगा और ये आ जाएगा 8,07,000 रुपया। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखोगे 8,07,000 रुपए में किसका भाग देना है, 269 का भाग देना है ना। तो ध्यान से अगर इसको देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 6, मतलब ये 3 बार में जाएगा। देखोगे 269 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 807 आ जाएगा। 9 त्रिक 27 हासिल 2, 3 छंग 18 2 20 2, 3 दूनी 6 2 8, मतलब ये 3 बार में ये कट गया। और यहाँ पे जो ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कटने के बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000 रुपया। तो यहाँ पे x का मान आ गया 3,000 रुपया। अब हमको क्या बोला गया है, प्रत्येक की वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे सबकी बचत हमने यहाँ पे लिख लिया है। रमेश की बचत 16x, सुरेश की बचत 17x और प्रीति की बचत 12x है। तो यही वाला आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश की वार्षिक बचत। तो रमेश की वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी, 16x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 गुणे x, x का मान आया 3,000, ये हो जाएगा 16 में 3,000 का गुणा कर देंगे, 16 तिया 48,000। तो रमेश की वार्षिक बचत कितनी आ गई, 48,000 रुपया। उसके बाद में सुरेश की वार्षिक बचत, यहाँ पे लिखेंगे सुरेश की वार्षिक बचत। सुरेश की वार्षिक बचत कितनी है, 17x है। तो ये क्या हो जाएगा, 17 गुणे x का मान कितना है, 3,000 है। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 17 तिया 51,000 रुपया हो जाएगा सुरेश की बचत। उसके बाद में प्रीति की वार्षिक बचत निकालनी है। यहाँ पे लिखेंगे प्रीति की वार्षिक बचत। तो प्रीति की वार्षिक बचत कितना है, 12x रुपया है। ये हो जाएगा 12 गुणे x का मान है 3, ये हो जाएगा 3,000, 12 तिहाई 36,000 रुपया प्रीति की वार्षिक बचत आ जाएगी। यही तो हमको पूछा था। कहने का क्या मतलब है, ये प्रश्न में भी आप लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप लोग करोगे तो आप लोगों का ये उत्तर आ जाएगा। ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हमने 2 पेज में किया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, रमेश, सुरेश और प्रीति, इन तीनों का वार्षिक आय कितना दिया गया, 8,07,000 रुपया दिया गया है और उनका खर्च प्रतिशत में दिया गया है और उनका बचत अनुपात में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना रमेश की वार्षिक आय A रुपया, सुरेश की वार्षिक आय B रुपया और प्रीति की वार्षिक आय C रुपया। तो A धन B धन C बराबर 8,07,000 रुपया हो जाता है। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पे खर्चा दिया गया ना, तो हम लोग बचत निकालते हैं। तो हमको पता है कि बचत का फॉर्मूला क्या होता है, आय माइनस खर्च। तो रमेश का बचत कितना हो जाएगा, आय माइनस खर्च। यहाँ पे आय कितना है, A है, तो वो A रुपए का 75% खर्च करेगा। तो यहाँ पे जब A रुपए का 75% हो जाएगा तो ये 25 3 75, 25 चौक से कट जाएगा। तो 3 में A का गुणा हुआ तो 3A बटे में 4 हो गया। अब इसको तो हल करने आता है, 4 का गुणा A में किया तो 4 है, 4A में से 3A माइनस कर दिया, बटे में 4 हो जाएगा। तो 4A माइनस 3A हो जाएगा A बटे में 4।
ये आ गए रमेश की बचत। उसी तरीके से सुरेश की बचत और यहाँ पे प्रीति की बचत निकाल लेना है। जब रमेश की बचत, सुरेश की बचत और यहाँ पे प्रीति की बचत आ जाएगी तो हमको यहाँ पे अनुपात में दिया गया है कि तीनों का अनुपात जो है 16:17:12 है, तो लिखेंगे उनकी बचत का अनुपात 16:17:12 है। इसलिए रमेश की बचत हो जाएगी 16x, सुरेश की बचत हो जाएगी 17x और प्रीति की बचत हो जाएगी 12x। तो रमेश की बचत कितना है, 16x है, और रमेश की बचत हमने यहाँ पे निकाला a/4 है, तो a/4 बराबर 16x रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 16×64x। उसी तरीके से सुरेश की बचत और प्रीति की भी बचत निकाल लेंगे। तो सुरेश की बचत निकाला 17x, तो यहाँ पे b/5 हमने निकाला तो बटे पे 5 और 60 जाएगा तो गुणे 5 हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 85x। और प्रीति की बचत 12x है और हमने कितना निकाला था, c/10 निकाला था। अब बटे में 10 से 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में 10 हो जाएगा, तो c का भी मान आ गया। जब ये देखोगे a का मान 64x, b का मान 85x और c का मान 120x है, तो हम लोगों को पता है a धन b धन c बराबर 8,07,000 रुपए दिया गया है। a के जगह पे रख दिया 64x, b के जगह पे रख दिया 85x, c के जगह पे रख दिया 120x। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो रमेश की वार्षिक बचत 16x, मतलब यहाँ पे x का मान 3,000 रख करके 48,000 हो गया। सुरेश की वार्षिक बचत 17x, यहाँ पे x का मान 3,000 रख करके 51,000 हो गया। और प्रीति की वार्षिक बचत 12x, x का मान 3,000 रुपया रख करके 36,000 हो गया। सो दोस्तों ये भले सवाल बड़ा है लेकिन देखा जाएगा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। मतलब कितना इनकम टैक्स है उसका हमको गणना करना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, श्री कदम की आयु 35 वर्ष है तथा उनकी कर योग्य आय 13,35,000 रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे श्री कदम की आयु बराबर ये दिया गया है 35 वर्ष। उसके बाद में उसकी कर योग्य आय, तो यहाँ पे लिखेंगे कर योग्य आय कितना दिया गया है, 13,35,000 रुपया ये हमको दिया गया। तो हम लोगों को जब भी आयकर का गणना करना पड़ता है तो हम लोग टेबल देखते हैं, तालिका देखते हैं। यहाँ पे देखो कि 35 वर्ष है तो 35 वर्ष किस में आ जाएगा, सारणी नंबर 1 में आएगा, 18 से 60 के बीच में। तो ये वाला टेबल बैठेगा। 10 लाख से ज्यादा में क्या करना पड़ता है, 1,12,500 रुपया तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद में जितना भी कर योग्य आय रहेगा उसमें से 10 लाख की राशि को माइनस करने के बाद में 30% और देना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, 13,35,000 था ना, उसमें से 10 लाख माइनस कर देंगे, 3,35,000 का 30% और 1,12,500 ये देना पड़ेगा। और जितना भी इनकम टैक्स आएगा, जितना भी आयकर आ जाएगा उसका 2% शिक्षा उपकर के लिए और उसका 1% जो है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकी आय जो है 10 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख से अधिक आय। कितना है इनकी आय, 13,35,000, यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे 13,35,000 में से 10 लाख को माइनस कर देते हैं। जब 10 लाख को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,35,000 रुपया हो जाएगा। अब देखो कि ये जो 3,35,000 का 30% देना है और साथ में कितना देना है, 1,12,500 देना है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल आयकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,12,500 धन 3,35,000 का 30%, यहाँ पे लिखेंगे 30%। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे ये कितना हो जाएगा, 1,12,500 धन 3,35,000 का 30%, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से कट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपया लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1,12,500 धन
यहाँ पे देखोगे 3 3 5 जीरो में 30 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे 3 3 5 जीरो में 30 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0। उसके बाद में 3 का पारा पड़ो 3 0 0, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10। ये कितना हो जाएगा 1,05,000 रुपया। इतना ही आएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 1,05,000 रुपया। अब यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे 1 लाख 1 लाख, ये हो गया 2,12,13,000 रुपया। इतना इसको जमा करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये जितना भी दिया गया 1,12,500 में 1,05,000 जोड़ दो। देखोगे 1,12,500 में 1,05,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0। ये हो जाएगा 12 1 13 और ये 2,13,000 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, ये हमारा आ गया कुल आयकर। अब क्या निकालना पड़ेगा, कुल आयकर तो निकल गया। अब आयकर का जो 2% लगता है शिक्षा उपकर, यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा उपकर बराबर आयकर का 2%। तो ये देखोगे आयकर कितना दिया गया है, आयकर हमारा आया है 2,13,000 का 2/100, मतलब 2% हो गया। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, देखोगे ये 2 0 ये 2 0 से कट गया। अब यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, 2 0 0 2 3 6 2 1 कम 2 2 दूनी 4, मतलब शिक्षा उपकर कितना देना पड़ेगा 4,260 रुपया। अब क्या निकालना पड़ेगा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर। यहाँ पे लिखेंगे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर। ये क्या हो जाएगा, ये आएगा आयकर का 1% ना। तो यहाँ पे आयकर कितना है, आयकर है 2,13,000 रुपया। हो जाएगा 2,13,000 रुपए का 1%। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 2 0 ये 2 0 से कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 2 1 3 0 में 1 का गुणा हुआ तो वही आएगा 2 1 3 0, मतलब 2,130 रुपया। ये क्या आ गया, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर आ गया। तो हमारे पास देखोगे कुल आयकर में आ गया 2,13,000 रुपया, शिक्षा उपकर 4,260 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर आ गया 2,130 रुपये। तो हमको क्या पूछा गया, दे आयकर की गणना कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल दे आयकर, तीनों का टोटल कर देते हैं, कितना है 2,13,000 रुपया धन 4,260 रुपया धन 2,130 रुपया। अब ये तीनों का टोटल करते हैं, तो तीनों का टोटल करते हैं 2,13,000 रुपया 4,260 रुपया 2,130 रुपया। टोटल करो इसको, 0 6 3 9 2 1 3, यहाँ पर 4 3 7 2 9 1 और ये हो गया 2,19,390, 2,19,390 रुपये। इसके उत्तर में क्या लिखोगे, इसके उत्तर में आएगा श्री कदम को कुल 2,19,390 रुपया आयकर देना पड़ेगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। श्री कदम की आयु दिया गया 35 वर्ष, कर योग्य आय दिया गया 13,35,000 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, आयु के हिसाब से सारणी नंबर 1 में बैठता है। सारणी नंबर 1 में देखेंगे तो यहाँ पे 10 लाख से जो अधिक आय रहती है उसका 30% देना पड़ेगा प्लस 1,12,500 देना पड़ेगा। तो 13,35,000 में 10 लाख माइनस करने के बाद में आ जाएगा 3,35,000 रुपया। अब ये 3,35,000 का 30% जो है वो कितना हो जाएगा 1,05,000 और यहाँ पे 1,12,500 तो देना ही देना है। ये दोनों का टोटल करेंगे 2,13,000 रुपया आ जाएगा। तो शिक्षा उपकर निकाल लेंगे, आयकर का 2%,
ये आ जाएगा 4,260 रुपया। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर निकालेंगे आयकर का 1%, 2,13,000 का 1% निकालेंगे 2,130 रुपया। अब ये तीन के तीनों अमाउंट को टोटल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, श्री खान की आयु 65 वर्ष है और उनकी कर योग्य आय 4,50,000 रुपया है। तो यहाँ पे लिखते हैं श्री खान की आयु दिया गया है 65 वर्ष और कर योग्य आय कितना दिया गया है, तथा कर योग्य आय दिया गया है 4,50,000 रुपया, 4,50,000 रुपया। यहाँ पे देखो कि 65 वर्ष दिया गया है ना, तो कौन सा सारणी में देखोगे, 60 से 80 के बीच में। तो कहने का क्या मतलब है, सारणी नंबर 2 देखोगे, यही आ जाएगा सारणी नंबर 2। देखोगे 60 साल से 80 साल के बीच में, मतलब 65 साल है तो इसमें ही आ जाएगा। हमको कितना दिया गया है, 4.5 लाख रुपया। तो वो कहाँ पे बैठेगा, देखोगे यहाँ पे बैठेगा 3,01,000 रुपए से 5 लाख के बीच में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कर योग्य आय में से 3 लाख की राशि घटाने के बाद में बची हुई राशि पर 5% लेना है। ठीक है, तो कर योग्य आय हमको कितना दिया गया, 4.5 लाख दिया गया है। 4.5 लाख में से 3 लाख को माइनस करने के बाद में जो भी राशि आएगी उसमें 5% लगाना है। और आयकर का 2% शिक्षा उपकर के लिए और आयकर का 1% माध्यमिक है उच्च शिक्षा उपकर के लिए। तो उनको क्या करना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपया माइनस कर देंगे। जब यहाँ पे 3 लाख रुपया माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। तो उनको क्या करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए पे 5% का टैक्स देना पड़ेगा, आयकर देना पड़ेगा ना। इसी तरीके से है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल आयकर, कुल आयकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपया का 5%। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 लाख रुपए का 5/100। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15×5=75 और ये 2 जीरो है, मतलब 7,500 रुपया आ गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, शिक्षा उपकर। यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर कितना हो जाएगा, ये होता है आयकर का 2%। यहाँ पे आयकर कितना आ गया है, 7,500 का 2/100। तो देखोगे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। तो बचेगा क्या हमारे पास, 75 गुणे 2। 75 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 रुपया। अब क्या निकालना पड़ेगा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर ये निकालना है। तो ये क्या आता है, आयकर का 1%। तो यहाँ पे लिखेंगे आयकर का 1%। तो यहाँ पे हो जाएगा आयकर कितना दिया गया, 7,500। यहाँ पे लिखेंगे 7,500 का 1/100। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। ये हमारे पास बचेगा क्या, 75 गुणे 1। ये हो जाएगा 75 में 1 का गुणा किया तो 75 रुपए। यहाँ पे कुल देय आयकर निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल देय आयकर, 3 के तीनों को जोड़ दो, क्या क्या है, 7,500 प्लस 150 प्लस 75। ये तीनों को जोड़ दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ते हैं 7,500, 150, 75 हो जाएगा 5, 7 5 12, हासिल 1, 5 1 6 1 7, हो जाएगा 7,725 रुपया। 7,725 रुपया टोटल देना पड़ेगा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, क्या नाम दिया गया, श्री खान। श्री खान को 7,725 रुपए आयकर देना पड़ेगा, आयकर देना पड़ेगा।
तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले श्री खान की आयु देख लेना है, 65 वर्ष है। जब ये 65 वर्ष दिया गया है, मतलब सारणी नंबर 2 में, सारणी नंबर 2 में कर में छूट की राशि 3 लाख है, इसको 4.5 लाख रुपया है। यहाँ पे 4.5 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1.5 लाख रुपया। तो कुल आयकर कितना होता है, 1.5 लाख का 5%, यहाँ पे 7,500 आ जाएगा। अब 7,500 का 2% शिक्षा उपकर के लिए और 7,500 का 1% माध्यमिक है उच्च शिक्षा उपकर के लिए। अब तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कुमारी वर्षा जिसकी आयु 26 वर्ष है, इनका कर योग्य आय 2,30,000 रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे कुमारी वर्षा की आयु बराबर 26 वर्ष तथा कर योग्य आय हमको दिया गया है 2,30,000 रुपया, ये दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 26 वर्ष दिया गया है, 26 वर्ष किस में आएगा, 18 से 60 मतलब सारणी नंबर 1 में आ जाएगा। और कर योग्य आय कितना दिया गया, 2,30,000। देखोगे यही है सारणी नंबर 1, इसमें कितना आता है 18 साल से 60 साल के बीच में, 26 साल इसी में आ जाएगा। यहाँ पे उसको इनकम कितना था, 2,30,000 रुपया। तो 2,30,000 रुपया कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखोगे 2,50,000 तक, तो ये क्या है, कर मुक्त है, मतलब उसको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको एक भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सारणी 1 के आधार पर 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना पड़ता, इसलिए कुमारी वर्षा को आयकर नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, 2,30,000 रुपया है ना, तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी आयकर नहीं देना पड़ता है, इसीलिए कुमारी वर्षा को आयकर नहीं देना पड़ेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रकरण प्रश्न संग्रह 6 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रकरण प्रश्न संग्रह 6 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।